हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सपोर्ट प्रदान करें। दोस्तों, अगर आपके वर्ग 3 दस्तावेज़ों के संबंध में प्रश्न हैं कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट में नाम में क्या है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, अगर स्थानीय निवास का पता चेंज हो गया है तो कहाँ का स्थानीय निवास लगेगा, EWS प्रमाण पत्र अभी का चाहिए या पुराना चाहिए, या EWS में पहले टिक नहीं कर पाए थे तो क्या आप कर सकते हैं, D.Ed B.Ed सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो क्या चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार के समस्त क्वेश्चनों का आपका निराकरण होने वाला है इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको जो वर्ग 2 में जब नियुक्ति पत्र दोस्तों जारी हो रहे थे उस टाइम पे दस्तावेज़ों के जो सत्यापन होता है, जो शेड्यूल जारी किया गया था कि आपको कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, उसका क्या है आपको मैं PDF दिखाना चाहूँगा। उसके बाद में आपके एक एक क्वेश्चन का दोस्तों निराकरण हो जाएगा और दोस्तों वही का वही दस्तावेज़ों का सत्यापन की प्रक्रिया अभी वर्ग 3 में रहने वाली है। तो चलिए आपको मैं वह दस्तावेज दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा उस टाइम पर जब भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी तो यह आदेश जारी किया गया था दोस्तों दस्तावेज के सत्यापन के संबंध में। दोस्तों, आपको इसकी थोड़ी सी क्वालिटी कम दिख रही होगी, लेकिन दोस्तों जब ये स्कैन हुआ था तो इसी प्रकार से आया था। दोस्तों थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि सत्यापन के दौरान केवल सारभूत कारणों से किसी दस्तावेज को अमान्य किया जा सकेगा। सामान्य टंकन त्रुटि, वर्तनी, अक्षर विन्यास के आधार पर किसी दस्तावेज को अमान्य न किया जाए। विवाह के कारण होने वाले उपनाम में होने वाले परिवर्तन के आधार पर किसी दस्तावेज को अमान्य नहीं किया जा सकता या अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार परंपरा के अनुसार पिता के अथवा पूर्वजों के नाम उपनाम को आधार बनाकर दस्तावेजों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार की विरोधाभासी स्थिति में वरिष्ठ कार्यालय में क्या संपर्क किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको इसे समझ में आ रहा होगा कि आपके क्या है, अगर मार्कशीट में कोई त्रुटि है, नाम स्पेलिंग में त्रुटि है, या आपके उपनाम में या सरनेम में या पिता के नाम में कोई भी अगर त्रुटि है तो दोस्तों कोई भी दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। इसके आधार पर आपको चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है जो PV द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 दोस्तों जो उस टाइम पर परीक्षा हुई थी उसके संबंध में था, यही अब वर्ग 3 में भी जारी होने वाला है। अगर जन्मतिथि की प्रविष्टि कक्षा 10वीं या 12वीं की उत्तीर्ण अंकसूची से भिन्नता पाई जाती है तो क्या है दोस्तों, उस अभ्यर्थी का कक्षा 10वीं 12वीं की अंकसूची में जो मतलब जन्म तिथि जो दी गई है उसमें वो मान्य होगी। दोस्तों, अगर आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे आपकी जन्म तिथि क्या थोड़ी सी गलत हो गई थी तो आपको टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। क्या है, जो आपकी 10वीं या 12वीं में अंकसूची में जन्म तिथि दी होगी वही मान्य हो जाएगी। और दोस्तों, स्नातक परीक्षा यह दोस्तों वर्ग 2 और 1 के लिए था। PV द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिन परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में स्वयं को अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज कराया गया है उनके अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि स्कूल शिक्षा विभाग, जनजाति कार्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों को अनुभवों को भी मान्यता दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपने अतिथि में पढ़ाया है तो दोस्तों वर्ग 3 में भी आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। और दोस्तों, यह क्या है, उस टाइम पे जब नियुक्ति दस्तावेजों का सत्यापन होना था उसके पहले जारी किया गया था, तो इस बार भी जब जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन तो आपको अतिथि का क्या है उसमें बता दिया जाएगा कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे आपको अनुभव बनवाना है, या सब क्लियर उसमें हो जाएगा। दोस्तों, इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि PV द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में जो प्रथम दृष्टया उसके द्वारा अंकित विवरण ही मान्य किया जाना है। यदि इसके किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा त्रुटि सुधार की अपेक्षा की जाती है तो इसका निर्णय वरिष्ठ स्तर पर ही किया जा सकेगा। सत्यापन के दौरान इस तरह के मामलों में किसी प्रकार का विचारण नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप उसमें कोई सुधार करना चाहते हैं, जैसे आपने EWS में टिक किया था या नहीं किया था, या आप करना चाहते हैं, या उस समय ग्रेजुएशन में टिक कर दिया था, अब ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड नहीं कर रहे, दोस्तों यह गलती आपको नहीं करना है। जो प्रविष्टि आपने उस टाइम पे भरी थी वही का वही अभी आपको करना है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है। अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में केवल क्रीमी लेयर में आने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में ही प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। दोस्तों, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनका भी क्या है, इसमें
रिजर्वेशन तो रहता ही है और उनका वो लगने वाला है। अनारक्षितों को मान्य नहीं किया जाएगा। जो क्रीमी लेयर में ना आने वाले अभ्यर्थी को ही प्रमाण पत्र है जो जारी किए जाएंगे। दोस्तों विवाह है, जीवित संतानों आदि के संबंध में शपथ पत्र, वचन पत्र आदि नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किए जा सकेंगे। इस दस्तावेजों के सत्यापन से कोई संबंध नहीं होगा। दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट एक यही है कि आपका जो विवाह मतलब मैरिज सर्टिफिकेट है और जो जीवित संतानों आदि के संबंध में शपथ पत्र है या जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है, जो दोस्तों यह नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान लगेंगे। दोस्तों अभी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे उस टाइम पे आपको मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों जब आप मतलब आपका जिस ज़िला में चयन होगा वहाँ पे क्या है आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, इसलिए आप इसको बनवा के रखें। और दोस्तों जीवित संतानों का जो जन्म प्रमाण पत्र है वह भी उस टाइम पे प्राप्त किया जाएगा, मतलब उस टाइम पे आपको लगेगा, इसलिए अभी कोई दिक्कत है नहीं है। आराम से मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें, यह सब बाद में लगेंगे। यहाँ यह भी पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018 के अनुसार अभ्यर्थी का नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन जारी किए जाने के अर्थात विषयांकत मामले में दिनांक तक, मतलब जो दोस्तों जो डीएड और बीएड है इनका क्या बताया है कि जो समस्त उनके विषयांकित मामले में जो उसने उपाधि धारित की है उसका क्या है कि जो इसका नोटिफिकेशन दोस्तों अभी जब जारी होगा, अब जब भी हो जाएगा उस डेट तक क्या है धारित किया जाना अनिवार्य होगा। दोस्तों इन्होंने आपको पता होगा कि डीएड और बीएड में क्या है अपेयरिंग वालों को भी लिया है, जो सेकेंड ईयर जिनकी चल रही थी। जब दोस्तों फिर से रीओपन फॉर्म हुए थे तो अपेयरिंग वालों को भी उसमें ले लिया था। तो दोस्तों इस संबंध में आप टेंशन ना लें, जो अभी जब विज्ञापन जारी होगा वर्ग 3 का थोड़ा सा दोस्तों अलग रहेगा, इससे थोड़ा सा अलग, तो उसमें आपको क्या है उस पर भी विचार किया जाएगा कि इनको लेना है या नहीं लेना है या किस डेट तक आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो इसमें तो ऐसा लिखा गया था, लेकिन दोस्तों जब इसकी प्रक्रिया लेट हो गई थी वर्ग 2 की, तो जिनका मतलब सेकेंड ईयर उस टाइम पे चल रही थी या जिनका कंप्लीट नहीं हो पाया था तो उनको क्या है बाद में दोस्तों इसकी डेट बढ़ा दी गई थी। जो डेट जो दी गई है 30/12/2019, इस डेट को क्या है चेंज कर दिया गया था दोस्तों। इसको फिर 30/12/2021 तक कर दिया गया था दोस्तों। जो 2021 में जिन्होंने कंप्लीट की है उनको तक ले लिया गया था, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी डेट मिल जाएगी आगे तक की दोस्तों। और जो आपके मतलब क्वेश्चन थे उनको भी अपन देखते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन इसके संबंध में थे, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है क्या नहीं लगना है, उन क्वेश्चनों को भी अपन देख लेते हैं दोस्तों पिछला पीडीएफ देखने से आपको पता चल ही गया होगा कि मतलब स्थिति क्लियर हो गई होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगना है, कौन कौन से ज़रूरी हैं, कौन से ज़रूरी नहीं है। दोस्तों सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि क्या डॉक्यूमेंट सबको तैयार रखना है। जी हाँ दोस्तों, इसकी प्रक्रिया वर्ग 3 की वर्ग 2 से अलग होने वाली है। इसका क्या है अभी एक नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें 75+ OBC ST EWS और दोस्तों 90+ जनरल वाले सभी क्या है काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या है एक लिस्ट जारी होगी, फिर उस लिस्ट में जिनके नाम आएंगे दोस्तों उसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसलिए सभी को डॉक्यूमेंट क्या है तैयार रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट अभी लगेंगे। फिर दोस्तों क्या है रोज़गार पंजीयन की डेट निकल गई है, तो रोज़गार पंजीयन या बना है या नहीं बना है तो क्या करें। दोस्तों अगर आपके रोज़गार पंजीयन की डेट निकल गई है अपडेट करवाने की तो कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पे आपने जीवित रोज़गार पंजीयन लगाया था, भर्ती प्रक्रिया लेट चल रही है, इसलिए आपको क्या है उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर आपका पंजीयन की डेट नहीं निकली है तो उसको अपडेट करवा लें दोस्तों। आप खुद सरकारी रिजल्ट पर जाकर दोस्तों रोज़गार पंजीयन को अपडेट कर सकते हैं दोस्तों, इसका कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा रोज़गार पंजीयन का। लेकिन दोस्तों इसके संबंध में एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, आप इसमें एक इमेज देख सकते हैं दोस्तों। रोज़गार पंजीयन के संबंध में जब मतलब रीओपन फॉर्म हुए थे उस टाइम पे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वर्ग 3 का, उसमें एक बात क्या है स्पष्ट कही गई थी कि सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो दोस्तों क्या है जब आपने मतलब रोज़गार पंजीयन तो बनवाया ही होगा उस टाइम पे जब आप फॉर्म डाल रहे थे, तो आपको दिक्कत है नहीं। अगर रीओपन में आपने बनवाया था तो क्या है आपका अभी तक उसकी डेट होगी। लेकिन जो दोस्तों पहले से फॉर्म डाल चुके थे उनकी डेट निकल गई है तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम पर उनका जीवित था। आप अभी उसको अपडेट करवा लें, अगर वो अपडेट नहीं हो रहा है तो दूसरा बनवा लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है वो है कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके लिए क्या करें। दोस्तों मैं आपको पहले प्रूफ दिखा चुका हूं कि आपकी अगर मार्कशीट में कोई मतलब मिस्टेक है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके आधार पर आपको बाहर नहीं किया जाएगा, इसके लिए एक एफिडेविट लग जाएगा। फिर EWS में उस समय टिक नहीं किया था तो क्या आप कर सकते हैं। दोस्तों यह गलती बिल्कुल मत करना। दोस्तों जो प्रक्रिया पहले थी वही क्या है अब बाद में रहेगी। आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा है, जो मैंने आदेश दिखाया है कि जो प्रविष्टि आपने पहले दी है उसी प्रविष्टि को उसमें अपनाना है। तो आपको क्या है अब टिक नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने उस टाइम पर टिक किया था या आपका EWS अभी नहीं बन पाया है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका क्या है EWS से ना होकर जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों मेन मुद्दा है कि मोबाइल नंबर अगर बंद हो गया है तो अब क्या करें। दोस्तों यह दिक्कत क्या है बहुत से लोगों के साथ में है, सभी लोगों के मोबाइल नंबर कभी कभी चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो भी आप ना घबराएं दोस्तों। जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा काउंसलिंग के लिए तो उसमें कोई ना कोई अपडेट आपको ज़रूर देंगे कि तुरंत कोई मोबाइल नंबर डालो और उसमें OTP आ जाएगा, इस प्रकार का कोई मेंशन किया जाएगा। दोस्तों वर्ग 2 जैसी इसकी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं रहेगी, इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी अलग रहेगी। इसीलिए आपका जो नंबर बंद हो गया है तो जब नोटिफिकेशन आएगा उस काउंसलिंग का, उसमें क्या है कुछ ना कुछ अपडेट इसके संबंध में दिया रहेगा कि तुरंत मोबाइल नंबर डालो और OTP उस पर आ जाएगा। दोस्तों मेल सर्टिफिकेट आप पिछले उसमें देख ही चुके हैं कि मेरे सर्टिफिकेट अभी तो नहीं लगेगा दोस्तों, लेकिन बाद में जहां आपकी जिस ज़िले में नियुक्ति होगी वहां पर आपका मेरे सर्टिफिकेट देखा जाएगा, इसलिए इसको भी बनवा के रख लें। फिर दोस्तों अदर स्टेट के हैं तो स्थानीय निवास लगेगा या नहीं लगेगा। दोस्तों कहीं के भी हों आप, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट छोड़कर सभी को सभी डॉक्यूमेंट लगने हैं। अदर स्टेट वालों और जनरल वालों को चाहे वो MP के हों इनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों अगर आप अदर स्टेट के भी हैं तो स्थानीय निवास वहीं का आपका लग जाएगा, स्थानीय निवास को बनवा कर रखें। दोस्तों फिर है अगर स्थानीय निवास का पता चेंज हो गया है तो पुराना चल जाएगा या नया बनवाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपका स्थानीय निवास का पता चेंज हो गया है, अगर आपका स्थानीय निवास पुराना बना था तो आप इसको क्या करें एक बार नया बनवा लें, नई जगह का क्या है स्थानीय निवास लगा दें, क्योंकि स्थानीय निवास हमेशा चेंज होते रहते हैं। फिर दोस्तों EWS प्रमाण पत्र अभी का चाहिए या पुराना। दोस्तों आपको पता होगा कि EWS की वैलिडिटी 1 साल की होती है, इसलिए इसको आप क्या करें रिन्यू करवा लें, फिर से एक EWS नया वाला बनवा लें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो सबसे एक प्रकार से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं कि D.Ed या B.Ed सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो क्या चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको पिछले उसमें भी PDF में बता चुका हूं कि जब वर्ग 2 की प्रक्रिया जारी हुई थी तो उस टाइम पे तो उन्होंने डेट दे दी थी कि इस डेट में आपके मतलब कंप्लीट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद में जब प्रक्रिया थोड़ी सी लेट हो गई थी तो उन्होंने उस डेट को चेंज कर 2021 की डेट दे दी थी कि इस डेट तक आपके क्या डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें भी मुझे लग रहा है कि जो अपेयरिंग वाले हैं उनके लिए कोई ना कोई अपडेट यह ज़रूर देंगे, उनको चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि यह है जो समस्या अधिकतर बच्चों के साथ में है। कम से कम इसमें बहुत बच्चे हैं जिनके साथ यह मतलब समस्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदर स्टेट की कट ऑफ कैसे निर्धारित होगी। दोस्तों अदर स्टेट की कट ऑफ कोई अलग से MP में नहीं जाती है, जो MP EUR की कट ऑफ होती है दोस्तों वही क्या है अदर स्टेट की कट ऑफ होती है। अगर आप MP EUR में आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन मतलब इतने नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जब फॉर्म भरा था तो स्नातक ऐड किया था, आप अपलोड करें या ना करें। दोस्तों आपको यह गलती नहीं करना है। क्या है कि आपने अगर उस समय स्नातक ऐड किया था तो इस टाइम पे भी ऐड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐड करें इसको, यह गलती आप ना करें। फिर दोस्तों है बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र चाहिए कि नहीं। दोस्तों अभी तो आपको बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, लेकिन जब आपकी नियुक्ति प्रक्रिया होगी तो उस ज़िले में हो सकता है बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र भी मांग लिए जाएँ। फिर दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मतलब सुधार का मौका मिलेगा कि नहीं। तो दोस्तों यह एक मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं कि उस टाइम पे आपको सुधार का मौका मिल रहा है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो प्रविष्टि आपने दी है वही प्रविष्टि के आधार पर आपको मतलब चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, मतलब सुधार का कोई मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आपके और कोई क्वेश्चन इसके अलावा बच रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।